सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 6 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक में भारत का नया कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया है। तो सही उत्तर होगा नीलकंठ मिश्रा को। तो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है ये। भारत सरकार ने अभी नीलकंठ मिश्रा को अभी विश्व बैंक में भारत का नया कार्यकारी निदेशक यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। तो यहाँ पे उनका कार्यकाल रहेगा 3 वर्ष का और यहाँ पे वो परमेश्वरन अय्यर का स्थान लेंगे। नीलकंठ मिश्रा वे भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं और वर्तमान में एक्सिस बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन अब वर्ल्ड बैंक में भारत के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उनको बना दिया गया है। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। पहले मैं आपको वर्ल्ड बैंक ले चलता हूँ, मतलब वर्ल्ड बैंक के बारे में जानते हैं। स्थापना होती है 1944 में। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी और प्रेसिडेंट है अजय बंगा जो भारतीय मूल के हैं। और ये कई रिपोर्ट्स कई इंडेक्सेस जारी करता है। कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, रेमिटेंस रिपोर्ट। पहले ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करता था, लेकिन उसको बंद करके अब उसकी जगह बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जारी करता है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ये सब जारी होते हैं वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अब वैसे तो ये नियुक्ति वाला प्रश्न है, अपॉइंटमेंट वाला। कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। अभी नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी थी भूमिका श्रेष्ठ। देश की पहली खुले तौर पर क्वीर राज्यसभा सांसद चुनी गई थी मेनका गुरुस्वामी पश्चिम बंगाल से। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नई अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति बनी। और चीन में भारत के अगले राजदूत एम्बेसडर बने थे विक्रम दुर्रई स्वामी। जबकि यूके में भारत के अगले उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बने कौन? पेरिया स्वामी कुमारन। और बांग्लादेश में भारत के अभी उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बने थे दिनेश त्रिवेदी। बाकी अभी राष्ट्रीय दंत आयोग के पहले अध्यक्ष बने कौन? डॉक्टर संजय तिवारी। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल बने पीयूष आनंद। और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के नए प्रमुख वीर विक्रम यादव बने। बीपीसीएल के नए सीएमडी संजय खन्ना। बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल बने। आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर रोहित जैन। नेस्कॉम के नए अध्यक्ष बने श्रीकांत वेलमकन्नी। और बैंक ऑफ इंडिया के अभी एमडीसीओ रजनीश कर्नाटक, मतलब इनका कार्यकाल बढ़ाया गया। उसी तरह से बैंक ऑफ बड़ौदा के भी एमडीसीओ का कार्यकाल बढ़ा दिया, नाम है देवदत्त चंद। दोनों सरकारी बैंक है तो हमें याद रखने हैं। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष अभी अशोक लाहिड़ी जी बने। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष प्रसून जोशी। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन में अभी नए डायरेक्टर बने राजेश कुमार अग्रवाल। एप्पल के नए सीईओ जॉन टर्नस बने। रक्षा लेखा महानियंत्रक बने अनुग्रह नारायण दास। और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के सीएमडी रवि के बने। लगभग 22 अपॉइंटमेंट्स, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, नियुक्तियां हमने रिवाइज की है। ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, एक बुक है व्हेन ऑडिट मैटर्स। इस बुक को लिखा किसने, लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा विनोद राय। तो इंपॉर्टेंट बुक मार्क करना। इस बुक का पूरा नाम है व्हेन ऑडिट मैटर्स, सीएजी इंटरवेंशंस दैट मेड अ डिफरेंस। और अभी इसको लॉन्च किया हमारे जो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी, जो 15वें नंबर के हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने ही इसको लॉन्च किया है। लिखा किसने, लेखक कौन है? तो भारत के जो पूर्व हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रहे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिन्हें आप हिंदी में कहते हो, नाम है विनोद राय ने। तो इस बुक में उन्होंने भारत के पूर्व वरिष्ठ ऑडिट अधिकारियों के अनुभवों, महत्वपूर्ण ऑडिट इंटरवेंशंस को सरल और रोचक शैली में प्रस्तुत किया है, बताया है। ठीक है, तो बुक का नाम याद रखेंगे और लेखक का नाम आपको याद रखेंगे। हमारे पूर्व सीएजी ये रह चुके हैं विनोद राय। सीएजी की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इंग्लिश में आप बोलोगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, हिंदी में बोलोगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और संविधान के किस अनुच्छेद में इनका उल्लेख है? तो आर्टिकल 148। इनकी नियुक्ति हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो करते हैं। और काम क्या होता है इनका? पब्लिक फंड्स और गवर्नमेंट अकाउंट्स को ऑडिट करना। और इन्हीं को सीएजी को गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स भी कहा जाता है। पर्टिकुलर लेखक की बात करें, विनोद राय, ये 2008 से लेकर 2013 तक भारत के सीएजी रहे। और उस समय 2G स्पेक्ट्रम, कुल ब्लॉक एलोकेशन जैसे चर्चित ऑडिट रिपोर्ट्स के लिए वो जाने गए। और 2016 में पब्लिक सर्विस के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्म भूषण से भी उनको सम्मानित किया गया था। विनोद राय जो लेखक की, उनकी हम बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर बात करें कि वर्तमान में हमारे सीएजी कौन है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है, तो के संजय मूर्ति हैं। अच्छा, ये तो सीएजी की हमने बात कर ली। अब एक होमवर्क प्रश्न आपके लिए है कि वर्तमान में हमारी सीजीए कौन है।
सीजी मतलब कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, हिंदी में बोलोगे महालेखा नियंत्रक कौन है? कुछ समय पहले नई ये बनी थी महिला है, अब तो आप आराम से बता दोगे। ठीक है, अब देखो इसी से मिलती जुलती 2-3 बुक्स मैं आपको कराऊंगा, तो आप एक साथ याद रखना। जैसे इस बुक का नाम क्या है, इतना सा याद रखो, व्हेन ऑडिट मैटर्स। किसने लिखा? पूर्व सीएजी विनोद राय, विनोद राय नाम याद रखो। इसी तरह से एक बुक आई थी वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, इसको हमारे पूर्व सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो 50वें नंबर के थे डीवाई चंद्रचूड़ जी ने लिखा था। और उससे पहले एक बुक आई थी वाई भारत मैटर्स, उसको हमारे जो विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने लिखा था। ठीक है, तो अब उसी की तरह मिलता जुलता हो गया ना, व्हेन ऑडिट मैटर्स। तो एक साथ कहीं लिख करके याद रखना। इसमें से मैं आपको ये भी बता दूं, ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, सुब्रमण्यम जयशंकर जी वाली बुक वाई भारत मैटर्स। ठीक है, अब कुछ और बुक्स मैं आपको वैसे रिवाइज कराऊंगा, लेटेस्ट है ये 2026 की है। देखो देखें, हिस्ट्री डेट इंडिया इग्नोर्ड, प्रेम प्रकाश ने लिखा। अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर आई है ये, अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन, विजय गोयल ने लिखा। द सेज वुड री इमेजिन हिंदुइज्म को लिखा डॉक्टर शशि थरूर ने। महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर को धीरज काकड़िया ने। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी को हमारे पूर्व आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे जी ने। रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल को नवीन कुंडू ने। आकाश नामक पुस्तक को लिखा जी चंद्रमौली ने। करुणा द पावर ऑफ कंपेशन को कैलाश सत्यार्थी ने। और इनकी ऑटोबायोग्राफी पूछोगे तो दिया सलाई है। टाइड्स ऑफ टाइम को सुधा मूर्ति ने। सब पर राम तपस्वी राजा आशुतोष अग्निहोत्री ने। वी द पीपल ऑफ इंडिया टीएम कृष्णा। अ रोड वेल ट्रेवल को आर.के. राघवन ने लिखा। कुछ और हैं, द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड को पूर्व सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे जी ने। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर आ गई डीवाई चंद्रचूड़ जी ने। द बेंच द बार द बिजारे, इसके अलावा एक और है द लॉफुल एंड द ऑफुल। ये 2 बुकें हैं, दोनों को लिखा तुषार मेहता ने, जो कि वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं। अपनापन बुक इंपॉर्टेंट रहेगी, हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिखा है। ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज को रस्किन बॉन्ड ने। बेटर नेवर स्टॉप्स श्याम श्रीनिवासन। द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया, इसको लिखा तो पीपी सत्यन ने है, लेकिन किनके जीवन पर है? पीएन पणिकर, जिनको लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया कहते हैं असल में। एक उपन्यास आया बाजार, इसको लिखा निरंजन देव शर्मा ने। इंडियाज़ फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड हॉकी ट्रायम्फ एट एम्स्टर्डम, इसको के अरुमुगम ने लिखा है। एक और बुक ये अलग से ध्यान में रखना, ताइवान ट्रेवलॉग। अभी एक्चुअली में इस बुक को 2026 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला है, तो इम्पॉर्टेंट ये भी है। लिखा किसने है वैसे इस बुक को? ये किताब लिखी है ताइवानी लेखक हैं यांग शुआंगजी ने। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया लिन किंग ने। ठीक है, तो पुस्तकों से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस साल के, वो सब मैंने आपको एक साथ रिवाइज करा दिए। यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, बार बार जब भी बुक वाला प्रश्न आएगा इसी तरह से मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। और ये आपको तभी याद होगी जब मेरी तरह आप भी, जब मैं दोहरा रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, तो आप भी इसको रिपीट करा करो, बोला करो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में देखो, डेनमार्क के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार अभी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा मेटे फ्रेडरिक्सन। ये नाम ऑलरेडी आपको पहले भी याद है, तो सिंपल सा है, अभी तीसरी बार लगातार इनको प्रधानमंत्री चुना गया डेनमार्क की। मेटे फ्रेडरिक्सन नाम है। ठीक है, अब पहले मैं आपको डेनमार्क ले चलता हूँ। ये रहा मैप में डेनमार्क। कैपिटल कोपेनहेगन, करेंसी है डेनिश क्रोन, और प्रधानमंत्री हमने कहा मेटे फ्रेडरिक्सन। और ग्रीनलैंड जो है उसके ऊपर याद रखना डेनमार्क का अधिकार है। ये ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। कुछ और प्रश्न डेनमार्क से हो जाएं तो डेनमार्क CO2 आयात करने वाला और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश है दुनिया का। डेनमार्क मवेशियों पर कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला देश है। डेनमार्क दुनिया का पहला एनर्जी आइलैंड बना रहा है। और नॉर्डिक देशों के बारे में आपने सुना होगा, 5 देश हैं जो नॉर्डिक कंट्रीज़ कहलाते हैं। कौन कौन? डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड। लेकिन स्कैंडिनेविया ये किन कंट्रीज़ को कहा जाता है? तो उसमें भी डेनमार्क आता है। डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन। ठीक है, तो ये प्रश्न एग्जाम में आ भी चुका है, याद रखना। वैसे अभी डेनमार्क इसने अपनी पारंपरिक डाक सेवा को बंद कर दिया। ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बना। माँ से बच्चों में HIV और सिफिलिस के संक्रमण को खत्म करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन गया डेनमार्क। जबकि दुनिया का पहला देश है क्यूबा ऐसा करने वाला। अभी जो थॉमस कप और उबेर कप का आयोजन हुआ था ना 2026 वाला, बैडमिंटन का टूर्नामेंट है, पुरुषों का होता है थॉमस और महिलाओं का उबेर कप। अभी ये होस्ट किया था डेनमार्क ने ही, डेनमार्क में हुआ था। और जीता किसने? याद रखना, थॉमस कप को तो चाइना ने जीता फ्रांस को हरा के, उबेर कप को साउथ कोरिया ने जीता चाइना को हरा के। और अभी डेनमार्क के जो स्टार बैडमिंटन प्लेयर हैं विक्टर एक्सेल्सेन, उन्होंने संन्यास भी ले लिया, याद रखना। ठीक है,
अब एक तरह से डेनमार्क की प्रधानमंत्री के बारे में हमने पढ़ा, तो अभी लेटेस्ट जिन भी देशों में नए लीडर बने प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट, तो वो प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। अभी गिनी देश के राष्ट्रपति बने थे मामाडी डोम्बोया, नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री रॉब जेटेन, बारबाडोस के प्रधानमंत्री मिया मोटली, ईरान का सर्वोच्च नेता चुना गया मोहताज खामेनी को, बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान, नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह, म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग ह्वाइंग और वियतनाम के नए राष्ट्रपति तो लाम, इराक के नए राष्ट्रपति निज़ार अमेदी, हंगरी के प्रधानमंत्री पीटर मेग्यार, बुल्गारिया के नए प्रधानमंत्री रुमेन रादेव और कोस्टारिका की दूसरी महिला राष्ट्रपति लौरा वर्जीनिया, युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी और इराक के प्रधानमंत्री अली वली कादेम, सेनेगल के नए प्रधानमंत्री अहमदो अल अमिनोलो और स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री जानेस चांसा। और एक मैं आपको बता दूं, एक नाम अभी काफ़ी चर्चा में है क्योंकि वेनेजुएला की जो कार्यकारी राष्ट्रपति हैं वो अभी भारत के दौरे पर हैं, तो उनका नाम भी आप ध्यान रख लेना। क्या नाम है? डेल्सी रॉड्रिगेज उनका नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की थीम क्या है? तो सही उत्तर होगा प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए। पूरी थीम ही एक ही है, इंग्लिश में बोलोगे तो इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर अवर फ्यूचर। तो याद रखेंगे, हर साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य है लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूक करना और उन्हें इसके लिए काम करने के लिए प्रेरित करना। इस दिन को मनाना कब शुरू किया था बात करेंगे, तो 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसकी शुरुआत होती है और पहली बार इसको 1973 में मनाया गया था। थीम की बात करें, थीम हमने देख लिया, इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर अवर फ्यूचर, यानी प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए। और आपको ये भी बता दूं कि भारत ने 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी की थी, तब उस वर्ष इसकी थीम थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। अच्छा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना 5 जून 1972, इसीलिए 5 जून को ये दिवस मनाते हैं और इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। ठीक है, और जून में देखेंगे अभी कौन कौन से दिवस हम मना चुके हैं। 3 दिवस ही अभी तक मनाए हैं। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस और 1 जून को ही वर्ल्ड पेरेंट्स डे और 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाए और अभी 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। इतना ही आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत के यूपीआई ने देश के ACLEDA, ये बैंक का नाम है, तो इस बैंक के साथ अभी समझौता किया है। तो ये किस देश का बैंक है? तो आंसर होगा कंबोडिया। तो भारत की यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सेवा अब कंबोडिया में भी शुरू हो गई है। इसके लिए एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने कंबोडिया का जो ये बैंक है ACLEDA बैंक, इसके साथ समझौता किया और कंबोडिया आप कहोगे यूपीआई अपनाने वाला दुनिया का अब नवा देश बन गया है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे अभी शुरुआत में भारतीय पर्यटकों को फ़ायदा होगा जो कंबोडिया में जाते हैं, तो वहाँ पे वो QR कोड को स्कैन करके सीधे जो भी उनके पास यूपीआई है उससे वो भुगतान कर सकते हैं, गूगल पे से, फ़ोन पे से, जो भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब उनको नगद पैसा रखने की या करेंसी बदलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भुगतान तेज़ी से हो जाएगा, सुरक्षित होगा और आसान होगा। मतलब जिस तरह से भारत में करते हैं उसी तरह से वहाँ पर भी हो जाएगा। तो ये बड़ा फ़ायदा है। तो कंबोडिया का जो QR सिस्टम है ना, उसको क्या कहते हैं? KHQR कहा जाता है। कंबोडिया का ये राष्ट्रीय QR कोड सिस्टम है KHQR। हमने कहा कंबोडिया यूपीआई को अपनाने वाला नवा देश बन गया है, ये बात इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कौन कौन से 8 देश हैं या सभी 9 देशों के नाम आपके सामने लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। तो यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ये भारत का एक पेमेंट सिस्टम है और किसने बनाया इसको? एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी खुद की स्थापना होती है दिसंबर 2008 में। मुंबई में मुख्यालय है, MD CEO अविरल सिंह है। अब मैं आपको कंबोडिया ले चलूँगा, लेकिन उससे पहले यूपीआई से संबंधित कुछ प्रश्न आपके सामने हैं। करंट अफेयर्स के प्रश्न एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, ये तो हमने देख लिया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस फुल फॉर्म होती है और एनपीसीआई ने तैयार किया था इसको, 2016 में आया था। तो यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला पहला देश कौन सा बना था? भारत के बाहर पहला देश। भारत तो है ही सही, भारत का ही तो है, लेकिन इसे अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन सा था? तो नेपाल था। यूपीआई को अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश पूछोगे तो फ्रांस है। भारत का पहला यूपीआई ATM लॉन्च किया था हिताची पेमेंट सर्विसेज ने। यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप है मोबीक्विक। यूपीआई लाइट फीचर को लॉन्च करने वाला पहला बैंक पेटीएम पेमेंट बैंक, जो बंद हो चुका है।
फिनटेक कंपनी है स्लाइस, इसने भारत की पहली यूपीआई संचालित बैंक शाखा, बैंक ब्रांच कहाँ पर लॉन्च की है? अच्छा, इसका उत्तर दो, इसका आंसर क्या होगा? बाकी यूपीआई अपनाने वाला पहला कैरेबियाई देश बना था त्रिनिदाद एंड टोबैगो। वैश्विक स्तर पर शीर्ष रियल टाइम भुगतान सिस्टम कौन सा बन गया है? तो यूपीआई। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने यूपीआई को दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल फास्ट पेमेंट सिस्टम घोषित किया था। यूपीआई के माध्यम से क्रेडिट लाइन पर ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना? तो बैंक ऑफ बड़ौदा। और अभी आईएमएफ ने यूपीआई को दुनिया की सबसे बड़ी रियल टाइम पेमेंट, ये तो ऊपर ही पढ़ लिया, वही वाली चीज़ है ना। तो यूपीआई से ये 10 प्रश्न हमने देखे। बाकी कंबोडिया में आपको ले चलता हूँ। तो ये रहा मैप में कंबोडिया, कैपिटल फ्नॉम पेन होती है, करेंसी है कंबोडियन रियल, प्रधानमंत्री हुन सेन है। और कंबोडिया में जो अंकोर वाट का मंदिर है ना, वो भगवान विष्णु को समर्पित है। कुछ और है क्या कंबोडिया के बारे में जानने के लिए? तो कंबोडिया ने जैव विविधता के लिए असम के हरगिला सेना के संरक्षण मॉडल को अपनाया है। और ये मॉडल है किसका? पूर्णिमा देवी बर्मन का है। बताओ इनको कौन सा अवार्ड मिला था? बड़ी फेमस है ये, बड़ा इनका हमने नाम पढ़ा है। और कंबोडिया की एक झील है टोनले झील, साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, याद रखना। और अभी 2026 की बात है, कंबोडिया के साथ एक सैन्य अभ्यास हमने किया, सिनबेक्स सेकंड, मतलब दूसरा एडिशन था। कहाँ पर हुआ ये कंबोडिया में ही हुआ है। ठीक है, तो ये सारी बातें कंबोडिया से हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं? हाल ही में एआई डिज़ाइन वाली मेजोराना 2 क्वांटम चिप को किसने अभी लॉन्च किया? तो एम से मेजोराना और एम से ही माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट ने मेजोराना 2 नाम की एक नई क्वांटम चिप बनाई है। माइक्रोसॉफ्ट की ये जो मेजोराना 2 है, जो कि एक क्वांटम चिप है, इसे एआई की सहायता से, एआई की मदद से डेवलप किया गया है। एक तरह की टोपोलॉजिकल क्वांटम चिप है ये, जो पिछली जनरेशन की तुलना में 1000 गुना ज़्यादा भरोसेमंद, रिलायबल है। और इससे 2029 तक एक बड़ा उपयोगी क्वांटम कंप्यूटर बनाना संभव हो सकता है, ये कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट। अब क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है भैया? मतलब आज के जो सामान्य कंप्यूटर होते हैं ना, वो बिट्स पर काम करते हैं, जिनकी वैल्यू या तो 0 होती है एक टाइम पे या फिर 1 होती है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर ये क्यूबिट्स पर काम करते हैं, मतलब एक ही समय में 0 और 1 ये दोनों हो सकते हैं। मतलब जो नॉर्मल कंप्यूटर है वो तो या तो 0 पे काम करेंगे या 1 पे काम करेंगे, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर एक साथ दोनों पे काम करते हैं, 0 पे भी और 1 पर भी। इसे सुपरपोजिशन कहा जाता है। बहुत टेक्निकल बात है, हमें इतना नहीं जाना है। सिंपल सा याद रख लो, क्वांटम कंप्यूटर जो होते हैं बहुत जटिल समस्याओं को बड़ी तेज़ी से हल कर सकते हैं, ये लाइन ध्यान रख लो। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? जो क्यूबिट्स होते हैं जिन पर ये काम करते हैं, वो बहुत नाजुक होते हैं। थोड़ी सी गर्मी, कंपन, विकिरण या बाहरी हस्तक्षेप से उनमें एरर आ जाती है। इसलिए वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी चुनौती यही है, क्यूबिट्स को अधिक समय तक स्थिर रखना। तो अभी माइक्रोसॉफ्ट ने ये जो चिप लॉन्च की, इसमें क्या बदलाव किए? पहले जो कई क्वांटम चिप्स आ चुकी है, वो एल्यूमिनियम आधारित जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसको इस्तेमाल करती है, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम। लेकिन ये जो मेजोराना 2 माइक्रोसॉफ्ट ने जो अभी इसको लॉन्च किया है, यहाँ पे इसने लेड आधारित सामग्री का उपयोग किया है। ऐसा करके इन्होंने बताया इससे क्यूबिट्स ज़्यादा स्थिर बने रहते हैं। अभी मेजोराना 2 में केवल 12 टोपोलॉजिकल क्यूबिट्स हैं, जबकि पूरी तरह उपयोगी क्वांटम कंप्यूटर के लिए लाखों क्यूबिट्स की आवश्यकता हो सकती है। इसीलिए उन्होंने कहा कि अभी ये तो शुरुआती चरण है। कुछ ज़्यादा ही डीप हो गया ना, ये सब छोड़ो, इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना सा ध्यान रख लो। माइक्रोसॉफ्ट ने एक नई क्वांटम चिप लॉन्च की है, मेजोराना 2 इसका नाम है। ये पहले वाली से ज़्यादा पावरफुल है, मतलब इससे पहले एक मेजोराना भी आई होगी, ठीक है। अभी मेजोराना 2 उससे ज़्यादा पावरफुल है। माइक्रोसॉफ्ट ने इसको लॉन्च किया है, सीधी सी बात। माइक्रोसॉफ्ट की हम बात करते हैं। स्थापना होती है 1975 में। फाउंडर है बिल गेट्स और पॉल एलन। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में आपको मिल जाएगा। सीईओ है सत्या नडेला। कुछ प्रश्न देखें माइक्रोसॉफ्ट से, तो एआई मॉडल मैग्मा का इसने लॉन्च किया था। माइक्रोसॉफ्ट ने बारामती महाराष्ट्र में एआई आधारित प्रोजेक्ट फार्म वाइब्स को भी लॉन्च किया था। टोपोलॉजिकल कोर पर आधारित दुनिया का पहला क्वांटम चिप ये तैयार किया था माइक्रोसॉफ्ट ने ही। और माइक्रोसॉफ्ट ने महाराष्ट्र में 3 एआई केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया। कहाँ? मुंबई, पुणे और नागपुर। माइक्रोसॉफ्ट ने 25 सालों के बाद किस देश से अपना परिचालन बंद कर दिया? पाकिस्तान। और माइक्रोसॉफ्ट ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में अपना पहला एआई स्किल सेंटर भी शुरू किया था। ये सब बातें माइक्रोसॉफ्ट से करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं, हमने रिवाइज कर लिए। तो अब हम अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में स्वीडन के कर्ट बर्ग फोर्स फाउंडेशन ने किस राज्य के कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग को फूड प्लेनेट प्राइज 2026 से सम्मानित किया? तो सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग को वर्ष 2026 का फूड प्लेनेट प्राइज मिला है। फूड प्लेनेट प्राइज ये दुनिया का सबसे बड़ा पर्यावरण पुरस्कार कहा जाता है, जो खाद्य यानी कि फूड प्रणाली को बेहतर और टिकाऊ बनाने वाली नई परियोजनाओं को दिया जाता है। कौन देता है ये पुरस्कार? इसे कर्ट बर्गफॉग फाउंडेशन, ये स्वीडन का एक फाउंडेशन है, उसके द्वारा दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, क्या उद्देश्य है? तो ये ऐसी नई और प्रभावशाली परियोजनाओं को आर्थिक सहायता देना चाहता है जो खेती और खाद्य व्यवस्था में बड़ा बदलाव ला सके। कितना रुपया मिलता है? $1.5 मिलियन, लगभग 12-13 करोड़ रुपए। तो बात करें अगर आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग की, ये क्या है? ये आंध्र प्रदेश सरकार ने 2016 में इसको शुरू किया था। इसका उद्देश्य है किसानों को रासायनिक खाद और कीटनाशकों पर निर्भरता कम करके प्राकृतिक खेती अपनाने में मदद करना। ये कार्यक्रम रायथू साधिकारा संस्था द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य मैंने आपको समझा दिया शॉर्ट में। रासायनिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग कम करने के लिए प्रोत्साहित करना, किसानों को कम लागत में खेती करने में मदद करना, मिट्टी और पर्यावरण को सुरक्षित रखना। ठीक है, तो इसको मिला है इस साल का फूड प्लेनेट प्राइज। ठीक है, सारी बातें मैंने आपको डिटेल में समझाती है, कौन देता है, किसके लिए देता है, क्यों मिला है, और जिसको मिला है वो है क्या, उसका काम क्या है। ठीक है, अब बात ये आंध्र प्रदेश की हो रही है, तो आंध्र प्रदेश भी ले चलते हैं। ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। कैपिटल अमरावती होती है, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, गवर्नर है एस अब्दुल नज़ीर, राजकीय पशु काला हिरण हो गया, पक्षी है तोता, पुष्प है चमेली, वृक्ष है नीम, भाषा है तेलुगु। राजीव गांधी नेशनल पार्क है, पापीकोंडा नेशनल पार्क है, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है, नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व है, करिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उगादी फेस्टिवल, डेक्कन फेस्टिवल यहाँ मनाया जाता है। क्लासिकल डांस में पूछोगे तो कुचिपुड़ी है। नागार्जुन सागर बांध है यहाँ पे कृष्णा नदी पर, श्रीशैलम बांध है कृष्णा नदी पर, पोलावरम बांध है गोदावरी नदी पे, पुलिकट लेक है, कोलेरू झील भी यहीं पर आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में पूर्वोत्तर परिषद का 73वां पूर्ण सत्र कहाँ पर आयोजित हुआ? तो सही उत्तर हो जाएगा शिलोंग में, मेघालय के शिलोंग में। तो पूर्वोत्तर परिषद का भी 73वां पूर्ण सत्र भी मेघालय की कैपिटल शिलोंग में हुआ, और इस बैठक की अध्यक्षता की हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था पूर्वोत्तर भारत के विकास कार्यों की समीक्षा करना और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करना। अच्छा, है क्या ये पूर्वोत्तर परिषद? जैसे आप बोलते हो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, तो ये उत्तर पूर्वी परिषद जो है, ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय यानी कि डोनर के अंतर्गत काम करने वाला पूर्वोत्तर भारत का सर्वोच्च क्षेत्रीय योजना एवं विकास निकाय है। आप जानते हो ना हमारे डोनर मंत्री कौन है? वही है जो संचार मंत्री हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया। इससे पहले जो 72वां पूर्ण सत्र हुआ था पूर्वोत्तर परिषद का 2024 में हुआ था अगरतला में, त्रिपुरा के अगरतला में। यहाँ पे अभी मैं एक काम करता हूँ, नॉर्थ ईस्ट से संबंधित कुछ बनने वाले प्रश्न आपको पहले रिवाइज करवाता हूँ। अगर पूछे पूर्वोत्तर का पहला मछली संग्रहालय, ये आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। उत्तर पूर्व का दूसरा IIM खुलेगा असम के कामरूप जिले में। ये तो हमने देख लिया। पूर्वोत्तर परिषद का 72वां पूर्ण बैठक हुआ था अगरतला त्रिपुरा में। अब तो 73वां याद रखना है, मैं 73rd नंबर का जो शिलोंग में हुआ। स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बना था मिजोरम। भाषिणी के साथ समझौता करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा बना है। उत्तर भारत का पहला हरित यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनेगा हिमाचल के दबोटा में। नेक्टर के स्थायी परिसर की आधारशिला कहाँ रखी गई? शिलोंग में। पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापी उत्पादन कुआं कहाँ पर खोदा गया? अरुणाचल प्रदेश में। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के डिब्रूगढ़ जिले के मोरेन में नेशनल हाईवे पर एक आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया था, इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी, जिसपे फाइटर जेट वगैरह यान वगैरह लैंड कर सकते हैं। उसके अलावा तीसरा नॉर्थ ईस्ट इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2026 हुआ अभी इम्फाल में। ठीक है, और बाकी मेघालय के शिलोंग में इस बार का ये 73वां संस्करण या 73वीं बैठक हुई 73rd नंबर की। तो मेघालय एक बार दिखाता हूँ मैं आपको, ये रहा मैप में मेघालय। कैपिटल शिलोंग होती है, मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा, गवर्नर है CH विजयशंकर। बेहदीन खलम उत्सव यहाँ मनाया जाता है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल होता है। वांगला फेस्टिवल, 100 ड्रम फेस्टिवल भी इसको कहते हैं, यहीं पर होता है। गारो खासी जयंतिया, ये यहाँ पे पहाड़ियों के भी नाम है और यहाँ पे ट्राइब्स के भी नाम है।
अच्छा, विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश वाला जो स्थान है वो भारत के मेघालय में ही है, मौसिन राम जिसे आप कहते हो। ठीक है, तो मेघालय से कुछ बेसिक जानकारी ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किस राज्य ने भी ऑपरेशन डेल्टा हंट चलाया? तो आंसर होगा गुजरात ने। एक्चुअली में गुजरात पुलिस ने ऑपरेशन डेल्टा हंट नाम से एक बड़ा अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान करना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना। इस अभियान में अभी तक 362 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। उन पर कार्रवाई करके वापस उनको बांग्लादेश भेजा जाएगा। ठीक है, तो ऑपरेशन डेल्टा हंट ये चलाया गया गुजरात में। क्या उद्देश्य है वो हमने देखा। गुजरात ले चलते हैं आपको, ये रहा मैप में गुजरात। कैपिटल गांधीनगर हो गई है, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गवर्नर है आचार्य देवव्रत, राजकीय पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो है, पशु है एशियाई शेर, वृक्ष है बरगद का, पुष्प है गेंदा, नृत्य में गरबा हो गया, डांडिया हो गया, और वंसडा नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क है, ब्लैकबक नेशनल पार्क है, मरीन नेशनल पार्क है, सरदार सरोवर बांध है नर्मदा नदी पर, उकाई बांध है ताप्ती नदी पर, कडाना बांध है माही नदी पर, और दांतीवाड़ा बांध है बनास नदी पर। कुछ और प्रश्न देख लें एक बार। तो भारत सरकार ने देश की पहली सेमी हाई स्पीड रेल लाइन बनाने की मंजूरी दे दी है अभी, और ये भारत की इस तरह की पहली पूरी तरह से स्वदेशी सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर होने वाला है, जो अहमदाबाद और धुलेरा को आपस में जोड़ेगा। बाकी भारत और नीदरलैंड ने मिलकर गुजरात की कल्पसर परियोजना को जल्दी से पूरा करने के लिए भी आपस में समझौता किया। विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 का पहला एडिशन अभी होगा अहमदाबाद में ही, और इसके लिए एक मैस्कॉट रखा है शुभंकर, शेर की तरह दिखता है, उसका नाम है वीर। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने गुजरात के खावड़ा में बहुत बड़ी बैटरी स्टोरेज परियोजना भी शुरू की है, जिसकी कुल कैपेसिटी है 3.37 गीगावाट आवर। ठीक है, तो ये कुछ लेटेस्ट प्रश्न है गुजरात से, ध्यान में रखें। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में इंडिया एआई डेटा स्थापित करने वाली भारत की निजी यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो आंसर होगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने इंटेल इंडिया के सहयोग से अभी इंडिया एआई डेटा लैब को शुरू किया है, और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला निजी विश्वविद्यालय बन गया है। अब ये इंडिया एआई डेटा लैब क्या है? तो ये एक आधुनिक प्रयोगशाला लेबोरेटरी है, जहाँ छात्र केवल किताबों से ही पढ़ाई नहीं करेंगे, बल्कि एआई और डेटा साइंस की तकनीकों को व्यवहारिक अभ्यास, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी करेंगे। मतलब थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं लेंगे, प्रैक्टिकल उनका ज्ञान लेंगे, यूँ समझो आप। ठीक है, तो इसका उद्देश्य यही है, छात्रों को इंडस्ट्री में आवश्यक कौशल सिखाना, जिस चीज़ की भी इंडस्ट्री में ज़रूरत पड़ती है वो स्किल सिखाया जाएगा। एआई और डेटा साइंस में रोजगार योग्य जॉब रेडी उनको बनाना, छात्रों को वास्तविक परियोजना रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर देना, इनोवेशन, रिसर्च और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना। ठीक है, तो क्या है प्रश्न याद रखना, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने अभी इंडिया एआई डेटा लैब को शुरू किया इंटेल इंडिया की मदद से, और इस तरह का या ऐसा काम करने वाला ये भारत का पहला प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन गया। यूनिवर्सिटीज़ से कुछ प्रश्न आपको कराता हूँ। हमने पढ़ा था भारत का पहला योग और आयुर्वेद क्लस्टर सेंटर बना है पतंजलि विश्वविद्यालय में, ये उत्तराखंड के हरिद्वार में है। और भारत की पहली डेडिकेटेड फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बनाई जाएगी। एनसीईआरटी को मान्यता विश्वविद्यालय डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। माइक्रोसॉफ्ट ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में अपना पहला एआई स्किल सेंटर शुरू किया। अनंत अंबानी ने वंतारा के तहत जामनगर में एक नया वंतारा विश्वविद्यालय शुरू करने की घोषणा की। और सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पुणे ने यूनेस्को के साथ मिलकर एशिया की पहली यूनेस्को चेयर शुरू की है। भारत का पहला एन-जेन या जेनजी थीम वाला डाकघर आईआईटी दिल्ली में खोला गया था, और अभी सोवा भी खोल दिया गया। मतलब भारत का पहला जेनजी थीम वाला डाकघर आपको मिलेगा आईआईटी दिल्ली में, और जेनजी थीम वाला भी सोवा 100 नंबर का डाकघर इन्होंने खोल दिया। कहाँ पर? नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी शिलोंग में। ठीक है, तो ये सब भी ध्यान में रखेंगे। बाकी ये थे आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे सपोर्ट ज़रूर कीजिए। अपने दोस्तों के साथ में अपने स्टडी ग्रुप में यार एक बार शेयर कर दिया करो। वीडियो आप में से बहुत से ने अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक ज़रूर करें अगर मेहनत अच्छी लगी तो। बाकी देखो, इनकी प्रैक्टिस के लिए डेली आपकी क्विज़ बना करके मैं देता हूँ। क्विज़ लगाएं, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस तो आप ही को करनी पड़ेगी, मैं तो क्विज़ बना करके आपको दे सकता हूँ। प्रैक्टिस जितना करोगे उतना कम है, जितना घिसोगे उतना चमकोगे। बस वही वाली बात याद रखो, बार बार प्रैक्टिस करो। और पीडीएफ भी आपको मिल जाती है, ये सब आपको मिलता है क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं।
तो कल पहला प्रश्न आपसे पूछा था, अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 81वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है, किसे? खलीलुर रहमान को, बांग्लादेश के हैं। फिर पूछा ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक अभी हुई कहाँ पर? तो ये पूरी उड़ीसा में हुई है। आईसीसी ने शासन संबंधी उल्लंघनों के कारण किस देश के क्रिकेट संघ की सदस्यता निलंबित कर दी? तो कनाडा। फिर पूछा कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किसके सहयोग से एमएसएमईज को कैपिटल मार्केट तक पहुंचने में मदद करने के लिए प्रोजेक्ट शिखर शुरू किया? तो मीशो के साथ मिलकर के। जल शक्ति मंत्रालय और ANRF मतलब अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने जल क्षेत्र के स्टार्टअप्स को सहायता देने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया? महाजल मिशन। उसके अलावा हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने देश में पहली सुगंध R&D सुविधा का उद्घाटन अभी कहाँ पर किया? तो मुंबई में। और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने मुगा सिल्क के लिए अभी सेने हजोरी मिशन को शुरू किया, कहाँ पर? असम में। फिर पूछा था प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियास स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्तिगत फुटबॉल खिलाड़ी बन गए कौन? लियोनेल मेसी। और बार यानी वकालत पेशे से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली दूसरी महिला बन गई है वी मोहना, इनका नाम है। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था पहला सरकारी AI आधारित क्लिनिक अभी कहाँ पर खोला गया है? तो आंसर होगा ग्रेटर नोएडा में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।